Okay, I think it has started. So let's begin the class. I'm going to be sharing the screen with you guys. The meeting is being recorded. Okay, got it. So I'm going to be sharing the screen. Just give me a minute. So let me just share the screen with you guys. So screen sharing on हो गई है, and we are going to be doing some essential practice of gravitational fields. अच्छी बात है करना। आप लोग अपने भले माइक खोल के मुझसे बात भी कर सकते हो। सबसे पहले है स्टेट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अगर ये सवाल आपके पेपर में आया, जो कि ये आ चुका है विंटर 17 में, so let's just write its answer. The gravitational force of attraction, the force, the gravitational, I'm just writing it down, the gravitational force of attraction is directly proportional to the product of two masses, and inversely proportional to the square of the distance between the centers of the two masses. Centers of the टू masses. अब इसके अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट एसेंशियल बात ये है कि अगर इफ यू वांट टू अवॉइड यूजिंग द वर्ड सेंटर, तो आप पॉइंट masses का जिक्र कर लो, तो फिर आप डायरेक्टली डिस्टेंस दोनों के बीच का ले सकते हो. सो दिस इज डन. यू शुड बी एबल टू सिक्योर 2 marks ओवर हियर. अनदर क्वेश्चन, इसके अंदर जो है ना अलजेब्रा थोड़ी सी डिफिकल्ट होगी. इट्स अ 4 mark क्वेश्चन. वी आर गोइंग टू बी सॉल्विंग दिस. ये मुझे कह रहा है the planet Jupiter and one of its moon Io may be considered to be uniform spheres that are isolated in space. Okay. Jupiter has radius r and mean density rho. Mean density rho. Io. जी बेटे क्या हो गया? Okay. The planet Jupiter and one of its moon Io may be considered to be uniform spheres that are isolated in space. Okay, so we can see that कि हमारे पास एक Io ये वाला एक planet है, और ये वाला जो मेरे पास है, this is the planet. Okay, Jupiter, this is Jupiter basically, and Jupiter has a radius r. तो मैं एक काम कर रहा हूँ कि इसके अंदर जो ना इसका रेडियस इधर मैं मार्क कर लेता हूँ. तो दिस इज एक्चुअली आर. ओके, सो ये आर भी मैंने मार्क कर लिया. मैं भी चीजें इसी पे थोड़ी सी एडिट कर रहा हूँ. Then the question says that Io has mass m, इसका mass m है. Let this the planet is Jupiter का mass m कर लेते capital, and is in a circular orbit about Jupiter with radius nr. Okay, so total जो हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक जो radius आ रहा है वो nr के बराबर है, which is already given to us. ये भी हो गया. The time for Io to complete one orbit of Jupiter is t. Okay, so we are given the time period of the orbit. Show that time t is related to the mean density rho of Jupiter by this expression. We need to prove this expression somehow. Okay. To prove this expression, what we are going to be doing is that सबसे पहले मैं density का formula इधर लिखता हूँ. Density का formula होता है density is equal to mass of Jupiter, बल्कि मैं इसको सिंपल कैपिटल M ही लिख लेते हैं, ज्यादा आसान हो जाएगा. सो बिकॉज मैंने इधर M सिग्निफाई किया हुआ है, दिस इज द M ओवर हियर. सो मास पर यूनिट वॉल्यूम. अब यहाँ तक तो पहुंच गए. ओके, तो सबसे पहले हम लोग एक काम और भी कर लेते हैं कि यार मुझे जो है ना सीधी सी बात है, डेंसिटी निकालने के लिए मुझे वॉल्यूम भी कहीं ना कहीं से चाहिए होगा. सो वॉल्यूम ऑफ जुपिटर वुड बी इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि आर मैंने इधर यूज किया था आर, सो इस वजह से आर क्यूब हो गया. यानी वॉल्यूम ऑफ जुपिटर तो आ गया हमारे पास. अब हमारे पास जाना है मास की तरफ. अब मास कैसे निकाले, वो भी जुपिटर का? वेल, अपेरेंटली वी ऑलरेडी नो दैट कि हम एक काम कर सकते हैं. Gravitational force exerted by the Jupiter on the moon should also be equal to the centripetal force. वो यूटिलाइज करके हम लोग पहुंच सकते हैं, क्योंकि इधर टाइम पीरियड का भी जिक्र है. तो इसका मतलब है कि मैं एक और काम कर सकता हूं कि भाई एफ जी शुड बी इक्वल टू एफ सी लिख सकते हैं. अब एफ जी जो होता है वो होता है जी एम और एम
ओवर ये पूरा का पूरा एन आर का स्क्वायर होगा, क्योंकि टोटल डिस्टेंस हमारे पास एन आर है सैटेलाइट और जुपिटर के बीच में. Similarly, this should be equal to, since we are dealing with time period, तो इसका मतलब है कि हमें ओमेगा की तरफ जाना पड़ेगा, तो इसका मतलब होगा m, और ये जो टोटल डिस्टेंस आ रहा है m into nr मल्टीप्लाइड बाय हमारे पास जो है वो जो है ओमेगा का स्क्वायर जो होगा वो हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर. यहाँ तक भी पहुंच गए, सही है. अब ये तो हो गया हमारे पास. अब इसके अंदर मैं कुछ चीजें कैंसिल आउट कर लेता हूँ और सिंप्लीफाई कर लेते हैं. ये भी कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट. आई विल ट्राई टू कीप द सिंप्लीफिकेशन वेरी इजी, मतलब मैं डिटेल में जाके करूंगा. सो m शुड बी इक्वल टू, ये हो जाएगा ये एन आर का जो स्क्वायर है एक और एन आर से मल्टीप्लाई होगा, तो इसका मतलब है ये हो जाएगा एन क्यूब आर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 4 पाई स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर. ये किया और मेरे पास g नीचे आ जाएगा, सो इसका मतलब है कि डिवाइडेड बाय g आ जाएगा. ठीक है, अगर मैंने कोई मिस्टेक कर दी हो तो मुझे प्लीज बता देना. आई डोंट थिंक सो कि मैंने कोई मिस्टेक की है. मास की तो बन गई हमारे पास. अब हमें एक नया स्टेप लेना पड़ेगा कि इस मास को उठाकर we'll input it over here और इस वॉल्यूम को उठाकर we'll input it over here and let's see what we get. सही है. So density should be equal to, अब ये बहुत बड़ी एक्सप्रेशन है तो इसको लिखना बड़ा आराम से होगा, और ये हो जाएगा हमारे पास n क्यूब r क्यूब 4 पाई स्क्वायर divided by gt square, and this is then divided by, मैं चाहता तो मैं स्लैश लगा के भी लिख सकता था बट ऐसे लिखने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी. दिस इज देन डिवाइडेड बाय 4 पाई r क्यूब डिवाइडेड बाय 3. अब सीधी सी बात है कि यार अब जब मैं उसको मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका मतलब है कि उल्टा हो जाएगा. सो देयरफॉर density should be equal to n cube r cube 4 pi square divided by gt square multiplied by 3, ऊपर चला गया 3 ऊपर चला गया और ये हो जाएगा 4 पाई r क्यूब. मैंने इस तरीके से अटेम्प्ट करने की कोशिश की है कि अगर खुदा ना खास्ता मिस्टेक भी हो जाए तो एटलीस्ट आई कैन गो बैक एंड चेक आउट व्हाट आई हैव डन. सो यहां तक तो हो गया. अब इसको सिंप्लीफाई करना शुरू करते हैं. लेट्स सी. सिंप्लीफिकेशन के अंदर देखते हैं कि n कट रहा है, नहीं कट रहा. r क्यूब स्ट्रेट अवे कट रहा है हमारे पास, 4 इधर कट रहा है, पाई एक कट रहा है हमारे पास, एक बच रहा है इधर, और आई थिंक दैट इज प्रीटी मच इट. सो द फाइनल एक्सप्रेशन इज दिस. सो दिस इज गोइंग टू बी 3 इधर बचा, 3n क्यूब, और मेरे पास एक पाई इधर भी बचा था, और मेरे पास नीचे आ रहा है gt स्क्वायर. सो फाइनली इफ वी रीअरेंज इट तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय टी स्क्वायर, और मतलब ये जो टी स्क्वायर था उसको मैं लेफ्ट साइड पे ले आया. सो दिस बिकम्स 3n क्यूब पाई डिवाइडेड बाय g, व्हिच वी हैव अचीव्ड आवर टारगेट. और ये 4 मार्क का सवाल था. एनी क्वेश्चंस गाइस? कोई प्रॉब्लम नहीं था? सही है. ये मुश्किल सवाल तो था, मतलब algebraically this was an involved question. So anyways, अगर आपको करना हो तो you can, मतलब अभी तो आप देख लो जो मैं कर रहा हूँ. Next step, C का part 1 हमारे पास कह रहा है the radius r of Jupiter is 7.15 into 10 raised to power 4 kilometers. And the distance between the centers of Jupiter and I naught is actually this. Okay, तो हमारे पास सैटेलाइट का जो है वो डिस्टेंस गिवन है और r की वैल्यू भी गिवन है. तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? एक चीज देखते हैं. nr की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे गिवन है. दिस इज द वैल्यू ऑफ nr, क्योंकि डायग्राम में हमारे पास ये जो था यहाँ से लेकर यहाँ तक वो nr था और nr की वैल्यू उसने हमें दे दी है. And that value is actually equal to 4.32 into 10 raised to power 5 kilometers. अभी मैं किलोमीटर्स में छोड़ रहा हूँ, फिर देखते हैं कि क्या होता है. अच्छा, फिर उसके बाद जो है हमारे पास जो है एक और वैल्यू हमारे पास गिवन है. जो r की वैल्यू है वो भी गिवन है 7.15 into 10 raised to power 4 kilometers. तो इसका मतलब है कि हम लोग n की वैल्यू निकाल सकते हैं. ठीक है, यहां तक तो पहुंच गए. अब मुझे निकालनी है मीन डेंसिटी. सो मीन डेंसिटी के लिए हम लोग एक काम कर सकते हैं, इसी फॉर्मूला को उठाकर इधर ले आते हैं.
सो ये हो जाएगा मीन डेंसिटी इज इक्वल टू 3n क्यूब पाई डिवाइडेड बाय gt स्क्वायर कर लेते हैं. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस. सो 3 मल्टीप्लाई बाय n की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी बिकॉज रिक्वायरमेंट है. तो ये हो जाएगा n multiplied by 7.15 into 10 raised to power 4 kilometers must be equal to 4.32 into 10 raised to power 5 kilometers. कितना आ रहा है? n की वैल्यू मुझे फ्रैक्शन फॉर्म में दे दो. मेरा कैलकुलेटर कहाँ गया? कितना आ रहा है? ये आ रहा होगा 864. सो इसका मतलब है 864 ओवर 143. मैं चाह रहा हूँ कि मेरा एंड में राउंडिंग ऑफ करूंगा, तो इसलिए मैंने इसको फ्रैक्शन फॉर्म में रखा हुआ है. किलोमीटर्स दोनों खुद ही कैंसिल आउट हो गए. सो 864 ओवर 143 और इसके ऊपर भी क्यूब लगा हुआ है, मल्टीप्लाइड बाय पाई लगा हुआ है और फिर डिवाइडेड बाय 6.67 into 10 raised to power minus 11 which is the value of the constant g multiplied by the time period. अब टाइम पीरियड हमारे पास है 42.5 आवर्स, तो इसका मतलब है कि 42.5 मल्टीप्लाइड बाय 3600 ताकि ये सेकंड्स में कन्वर्ट हो जाए और इसके ऊपर भी हमारे पास स्क्वायर लगा हुआ है. नाउ फाइनली वी आर गोइंग टू बी पुलिंग ऑफ दिस कैलकुलेशन. लेट मी जस्ट गिव इट अ शॉट. क्या बेटे मैं बताता हूँ, इधर देखो इधर देखो इधर देखो इधर देखो इधर देखो 2 मिनट देखो. आई नॉट से यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है वो टोटल कितना गिवन था. मैं एक काम करता हूं, इसमें से सब कुछ मिटा देता हूं. जरा इधर देखो, लिसन. अब जरा देखो, ये एनआर नहीं गिवन था, ये हमारे पास आई नॉट की पोजीशन है. यहां से लेकर यहां तक मेरे पास एनआर गिवन है और आर की वैल्यू भी इसने गिवन है, तो मैंने निकाल लिया. समझ गए? क्लियर है? जवाब ही नहीं दिया. होपफुली क्लियर होगा. बच्चों वाली बात थी. तो एट द एंड ऑफ इट ऑल हमारे पास जो इसकी डेंसिटी आ रही है, दैट डेंसिटी इज एक्चुअली इक्वल टू, मेरे पास इसको मैं राउंड ऑफ करके लिख रहा हूँ 1330 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. सही है? तो ये हो गया हमारे पास 1330. ये तो आ गया हमारे पास. अच्छा, अब ये एक सवाल आया है which is kind of strange question. The earth has a mean density of this. Okay. अगर मैं इसको इसी फॉर्मेट में लिखूं तो ये वैल्यू हो जाएगी 5500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. You can see that. It is said to be a planet made of rock. Okay. यानी अर्थ जो है वो पत्थर का बना हुआ है. By reference to your answer in 1. Okay. जो हमने इधर निकाला आंसर, जो कि ये वाला आंसर था, comment on the possible composition of Jupiter. अब एक चीज तो जाहिर हो रही है कि हमारे पास ये जो जुपिटर की कॉम्पोजिशन है उसकी जो डेंसिटी आ रही है वो बहुत कम आ रही है. मतलब कंपेयर टू दैट ऑफ अर्थ वो कम है. तो इसका मतलब है कि लेस डेंस क्या चीज हो सकती है? लेस डेंस का मतलब है द प्लैनेट मे बी मेड मोस्टली ऑफ गैसेस या लिक्विड्स, ये भी लिख सकते हैं हम लोग. सो इसका मतलब है प्लैनेट जुपिटर may be mostly gases and or liquid. अब जरा एक बात जरा सुनना, ये एज अ स्टूडेंट मैं आंसर लिख रहा हूं. अब मैं आपको एक और बात भी बता देता हूं कि जुपिटर इन रियलिटी, क्योंकि जुपिटर के बारे में मैंने पढ़ा हुआ है, तो जुपिटर इन रियलिटी इज एक्चुअली मेड मोस्टली ऑफ गैसेस. ठीक है? It's a fact. It's a fact that you don't need to memorize. You just have to understand this thing from this question itself. आप क्या कह सकते हो? At high pressure, हाँ, maybe mostly gases or liquid at high pressure, ये भी कह सकते हो आप. At high pressure लिख सकते हो आप इसमें. सही है? ये हो गया हमारे पास. ये हो गया एक सवाल सॉल्व. एक और सवाल आया, ये वाला बहुत अच्छा प्यारा सवाल है. State Newton's law of gravitation मैं दोबारा नहीं लिख रहा because I have already discussed it. अब मुझे कह रहा है
The satellite of mass m has a circular orbit of radius r about a planet of mass m. It may be assumed that the planet and the satellite are uniform spheres and that are isolated in space. Show that the linear speed v of the satellite is given by this. Linear speed का मतलब है tangential velocity, यानी वो orbit में जो move कर रहा है. बहुत ही आसान है. इसको अगर हमें show that करना है तो हम लोग लिख सकते हैं fg must be equal to fc. Simple as that. तो इसका मतलब हो जाएगा GMM over R square should be equal to MV square over R. लिख सकते हैं FC के बराबर हो गया. अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं. अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक R इधर से कैंसिल आउट हो जाएगा, एक इधर बच गया, MM कैंसिल आउट हो गए. सो फाइनली वी आर लेफ्ट विद GM over R is equal to V square. अब इधर आ गए तो ये हो जाएगा V is equal to root operation GM over R and that is pretty much it. ये तो हो गया हमारे पास. Be careful, this is not the escape velocity. ये वो वाली स्पीड है. इसका कहने का मतलब ये है कि अगर ये मेरे पास एक प्लैनेट है और मेरे पास एक सैटेलाइट है, ये सैटेलाइट इसको ऑर्बिट कर रहा होगा इस तरीके से, तो ये वाली जो स्पीड होगी ये ऑर्बिटल स्पीड की बात कर रहा है हमारे पास. बी केयरफुल. ओके, ये तो हो गया हमारे पास. अच्छा, फिर ये कह रहा है two moons A and B have circular orbits about a planet as illustrated in figure 1.1. Okay. एक हमारे पास planet I mean moon B है. इसको मैं मार्क कर लेता हूं कि भाई ये हमारे पास B है और दूसरा हमारे पास ये A है. ओके, सो वी कैन सी दैट कि ऑर्बिटल जो रेडियस है B का वो बड़ा है और A का छोटा है. ओके, this information is already given over here, you can refer to it. अब मुझे बोलता है कि भाई determine this ratio और यानी VA over VB, यानी दोनों की tangential velocity का ratio चाहिए. Apparently we already have the formula with us, GM over R, ये utilize कर सकते हैं. अब be careful, इस formula के अंदर ये जो M आता है ना, ये planet का mass होता है, planet का mass. ठीक है, ये planet का mass होगा, तो इसके अंदर सैटेलाइट का मास नहीं आता इसके अंदर. जस्ट बी केयरफुल. तो इसका मतलब है कि प्लैनेट का मास यूज हो रहा होगा इधर. ठीक है, तो इधर हमारे पास इसको सिंप्लीफाई करते हैं. सो दिस शुड बी इक्वल टू, एक तरफ मेरे पास आ रहा होगा GM ओवर, एक का रेडियस कितना है, मून ए का रेडियस है 1.3 into 10 raised to power 8 एंड दिस इज देन डिवाइडेड बाय, हमारे पास आ रहा है वापस से रूट ऑपरेशन GM ओवर 2.2 into 10 raised to power 10. यहां तक पहुंच गए. अब इसको आपको मैथमेटिकली सिंप्लीफाई करना है. तो हम लोग, हमारे पास एक चीज तो ये है कि दोनों के ऊपर रूट लगा हुआ है, तो इसका मतलब है ये तो कैंसिल आउट स्ट्रेट अवे हो गए और ये इनवर्स हो जाएंगे और ये हो जाएगा हमारे पास. फाइनली दिस शुड बी इक्वल टू 1.3 into 10 raised to power 8. सॉरी माय मिस्टेक. यहाँ पे आएगा 2.2 into 10 raised to power 10 divided by 1.3 into 10 raised to power 8. ये हो जाएगा हमारे पास. और इसकी वैल्यू जो आ रही होगी, अगर आप कैलकुलेट करोगे, तो ये मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ. ये आ रही कैलकुलेटर की आवाज आ रही है, मैं कितनी तेजी से कर रहा हूँ. एंड आई एम गेटिंग अ वैल्यू ऑफ ऑलमोस्ट, ये आ रही है, जो आंसर आ रहा है ये आ रहा है हमारे पास तकरीबन गिव और टेक 13.009. इसको हम लोग राउंड ऑफ कर लेते हैं 13. ठीक है, सो द रेशियो इज एक्चुअली 13 बस लिख लेते हैं इसको रेशियो. सो ये हो गया 2 मार्क के हो गया सवाल सॉल्व. नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आ रहा है कि भाई TA over TB. नाउ दिस इज अ चैलेंजिंग पार्ट. TA over TB के लिए हम लोग एक काम कर सकते हैं. इधर सबसे पहली चीज है कि हमारे पास इधर रिलेशनशिप है नहीं. लेट्स फॉर्मुलेट अ रिलेशनशिप ओवर हियर. थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा लेकिन इट्स वर्थ इट. GMM ओवर R स्क्वायर इज इक्वल टू MR 4 pi स्क्वायर ओवर T स्क्वायर भी कर सकते हैं.
इसका मतलब है कि हमारे पास mm तो कैंसिल आउट हो गए, लेकिन एक चीज फर्क पड़ रहा है, gm ओवर r क्यूब इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर आ रहा है। अब इधर से हमारे पास एक चीज निकल के आ रही है जो कि मैंने आप लोगों को नॉर्मल रेगुलर क्लास में भी कराया था, वो ये था कि भाई हमारे पास यहाँ पे कैपलर्स थर्ड लॉ आ रहा है इधर। तो वो ये कहता है कि r क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर आ रहा है। यही रिलेशनशिप हम लोग इस्तेमाल करके कर सकते हैं, डायरेक्टली कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो t इज इक्वल टू रूट ऑपरेशन r क्यूब लिख सकते हैं इसको, डायरेक्टली आप कर सकते हैं हम लोग इसको। सो इसका मतलब है कि TA ओवर TB शुड बी इक्वल टू, हमारे पास आ जाएगा एक वैल्यू जो TA का जो आ रहा था वो रेडियस कितना था 1.3 into 10 raised to power 8, तो दैट इज इक्वल टू 1.3, oh my god 1.3 into 10 raised to power 8 था। so 1.3 into 10 raised to power 8 divided by ब्रैकेट्स में आ रहा है हमारे पास, इसके ऊपर क्यूब भी आएगा, भूल गया था मैं, और फिर इसके अंदर आ जाएगा TB के अंदर क्या आ रहा है 2.2 into 10 raised to power 10, so 2. oh my god 2.2 into 10 raised to power 10 और इसके ऊपर भी क्यूब आ रहा है। So let me just solve this part as well. So this is going to be, आपने रूट लगाया यार, उमर आप करके दो मुझे कैलकुलेशन ये वाली, देखो क्या आ रहा है आंसर, ये आ रहा है 4.5, इसको राउंड ऑफ ही करा हुआ है, into 10 raised to power -4. So this is the ratio that we are getting. So this is going to be 4.5 into 10 raised to power -4. तो 3 मार्क का तो ये सोल्यूशन बन गया, हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट स्टेप, the planet spins about its own axis with angular speed of 1.7 into 10 raised to power -4. Moon A is always above the same point on the planet's surface. तो इसका मतलब है, कहने का मतलब है कि हमारे पास अगर कोई चीज रोटेशन हो रही है, अगर प्लैनेट रोटेट हो रहा है तो मून हमेशा ऊपर ही आ रहा है, तो इसका मतलब है कि जियो स्टेशनरी होगा। ओके, सो डिटरमिन द ऑर्बिटल पीरियड और TB ऑफ मून B। सबसे पहली चीज है कि मेरे पास TA ओवर TB का रिलेशनशिप इधर गिवन है, which is 4.5 into 10 raised to power -4। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, the planet spin about its own axis with an angular speed of this। तो इसका मतलब है कि ओमेगा प्लैनेट का जो है वो आ रहा है हमारे पास 1.7 into 10 raised to power -4, ओमेगा खुद होता है 2 pi over T, and that should be equal to 1.7 into 10 raised to power -4। लेकिन एक चीज बोलिए कि मून A is always above the same point, इसका मतलब है कि मून A जियो स्टेशनरी है। अगर मून A जियो स्टेशनरी है तो उसका टाइम पीरियड एग्जैक्टली सेम होना चाहिए जो अभी हमारे पास। एक काम कर सकते हैं, TA का मैं इधर लिख सकता हूं इसको डायरेक्टली, अगर मैंने ये लिखा तो इसका मतलब होगा कि TA should be equal to 2 pi over 1.7 into 10 raised to power -4, और इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो 2 pi, oh my god 2 shift pi divided by ब्रैकेट्स में आ रहा है 1.7 into 10 raised to power -4। ये वैल्यू मेरे पास कुछ आ रही है, बड़ी वैल्यू आ रही है, TA की वैल्यू आ रही है 36959.9। ये तो हमारा टाइम पीरियड आ रहा है A का, सही है, सेकंड्स। अब मैं क्या करूंगा, इसको उठाकर इसमें डालूंगा ताकि TB निकल आए। सो TB मस्ट बी इक्वल टू 36959.9 डिवाइडेड बाय, हमारे पास हो जाएगा 4.5 into 10 raised to power -4। अब मैं राउंड ऑफ करके जवाब दूंगा, और ये मेरे पास जो आंसर आ रहा होगा एक दफा मैं खुद भी कर लेता हूं, 36959.9 divided by brackets में आ रहा है 4.5 into 10 raised to power -4, and doing this calculation I'm getting a value of approximately TB, अब इसको मैं राउंड ऑफ करके रख रहा हूं तो 8.2 into 10 raised to power, ये हो जाएगा एक स्टेप पीछे का तो 7 seconds. This should be the answer. So 8.2 into 10 raised to power 7 seconds. Any questions, guys, so far? Any questions, guys? जी बेटे, बताता हूँ। देख लो इधर देखो, इधर देखो। भाई सपोज करो मेरे पास एक अर्थ है, ठीक है, आप अर्थ पे इधर खड़े हुए हो,
ठीक है। अब अनफॉर्चुनेटली मेरे पास ये सॉफ्टवेयर अलाउ नहीं करता रोटेशन करना, ठीक है, लेकिन मेरी बात सुनो, ये मेरी पोजीशन है अभी करंट। इसका कहने का मतलब है कि मून मेरे पास इधर होगा, जब आपकी पोजीशन इधर पहुंचेगी, सॉरी इधर पहुंचेगी, तो मून आपका इधर होगा, जब आपकी पोजीशन इधर पहुंचेगी तो मून आपका डायरेक्टली इधर होगा। आपकी जो पोजीशन हो रही है, जो आपकी खुद की पोजीशन है, आप अपनी एक ही जगह पे फिक्स थे। द अर्थ वॉज रोटेटिंग दिस वे, अर्थ इस तरफ रोटेट हो रही थी और आप चुपचाप खड़े हुए थे, और मून भी आपके साथ साथ ही मूव करता जा रहा है। ये कहने का मतलब है, समझ में आया? ठीक है, तो ये चीज थी जियो स्टेशनरी। इसी वजह से मैंने क्या किया था कि इसका ओमेगा मैंने इसके बराबर कर दिया था, समझ गए? और ओमेगा का मतलब होता है 2π/T। क्लियर है? ठीक है, आगे चलते हैं। ये आया है बेस्ट सवाल यार, ये जिन्होंने वो वाली वीडियो अगर देखी थी ना, वो जो एडवांस ग्राफिकल एनालिसिस, ये उसके लेवल का सवाल है। ये वाला क्वेश्चन हमें लाजमी आज की तारीख में करना है। इट इज क्वाइट चैलेंजिंग एंड लेट्स डू इट। टर्न ऑफ द माइक प्लीज। एक मिनट देखना थोड़ा सा। ओके, ठीक है। By reference to the definition of gravitational potential, explain why gravitational potential is a negative quantity. अब मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहली चीज है कि इसके 3 पॉइंट्स बनते हैं जो कि मैं चाहूंगा कि एग्जाम में लिख कर आओगे आप। एक तो ये है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज डिफाइंड एज 0। एक तो ये रीजन है। दूसरी रीजन ये है, ग्रेविटेशनल फोर्स या मैं कह लूं फील्ड इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। ये भी हो गया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप किसी भी हालत में मिस नहीं करोगे, वो ये है, वर्क नीड्स टू बी इनपुट, नीड्स टू बी डन in order to push unit mass to infinity। अब इसको मैं समझा भी देता हूं, इसका कहने का क्या मतलब था भाई। इसका कहने का मतलब बड़ा सिंपल सा है। देखो, सपोज करो कि ये मेरे पास प्लैनेट अर्थ है, ठीक है, लेट दिस बी अर्थ। अब मेरे पास एक मास यहां पर है, ये मास, और ये मेरे पास इंफिनिटी लाइन है, लेट दिस बी इंफिनिटी। ये मेरे पास इंफिनिटी लाइन है। अब इसका कहने का मतलब ये है कि अगर इस इंफिनिटी से अगर आप पीछे होगे तो अर्थ इस पे खुद काम करेगी या प्लैनेट इस पे खुद काम करेगा। वर्क इज बीइंग डन ऑटोमेटिकली टू पुल इट टूवर्ड्स दिस प्लैनेट। ये तो एक रीजन है। तो इसका मतलब ये है कि ये चीज तो नेगेटिव हो गई, लेकिन बात ये है कि अगर मुझे इसको इंफिनिटी पे पहुंचाना है तो मुझे एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा, यानी मुझे इसमें रॉकेट लगाने पड़ेंगे या कुछ ना कुछ और फसाद करना पड़ेगा टू एक्चुअली ब्रिंग इट बैक टू इंफिनिटी। इसका मतलब है कि यहां पे वर्क डन खुद ब खुद नेगेटिव था, मुझे इसको इधर पहुंचाने के लिए वर्क डन डालना पड़ेगा। तो मैंने वही लिखा है, वर्क नीड्स टू बी डन in order to push unit mass to infinity। So ये 3 रीजंस हैं, इन 3 रीजंस को आप रट्टा लगा लो, आपका पेपर फर्स्ट क्लास हो जाएगा, दैट्स अ गारंटी। ठीक है, अच्छा अब आगे चलते, अब मेन सवाल आया है। सबसे पहले आई वुड वांट यू गाइस टू रीड दिस क्वेश्चन वेरी केयरफुली। 2 मिनट रीड करो जब तक मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ देख रहा हूं, फैन की तरफ, ताकि आंखों पे से स्ट्रेन हटे। मैं ऊपर देख रहा हूं, 2 मिनट। मेरी कोल्ड ड्रिंक कहाँ चली गई, स्टिंग जो पड़ी थी, ये थोड़ी सी बची है।
Okay, guys, let's begin. Two stars A and B have their surfaces separated by a distance of this. बे भाई इसको मोटरसाइकिल वाले को बोलो यार ये क्या है? अच्छा ये कह रहा है is separated by a distance of 1.4 into 10 raised to power 12 meters as illustrated in figure 1.1. Okay. So apparently the distance between the stars is given. Well, we can see that. Point P, अच्छा एक और चीज है कि यहां पे जो distance given है वो surface to surface given है. Okay. That is something to consider. Point P lies on the line joining the centers of the two stars. Okay. The distance x of point P from the surface of the star A may be varied. Okay, इसका मतलब है कि P जो है variable point है, इसको हम लोग आगे पीछे move कर सकते हैं. The variation with distance x of the gravitational potential phi. Okay, phi की बात कर रहा है. Be careful. Okay, at point P is shown in figure 1.2. Okay, this is a graph that is worth studying. Okay, मैंने आप लोगों को बताया था कि इधर मेरे पास एक सितारे का वेल ये रहा और दूसरे सितारे का जो वेल है वो ये रहा. हमारे पास दो वेल्स हैं. अब इसमें कहानी ये हो रही है कि इसके अंदर एक मास है, यूनिट मास है, जो कि इन दोनों के बीच में मूव कर रहे हैं. ठीक है, ये बात भी समझ में आ गई. सो लेट्स डील विद द क्वेश्चन. सबसे पहले एक और चीज है, एक्सिस को नोट कर लो. एक तो चीज है कि हमारे पास यहाँ पे जीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा. ये जो वर्टिकल एक्सिस है ये भी एक पॉइंट ऑफ वो है, प्रॉब्लमेटिक पॉइंट है. और दूसरी बात ये है कि हमारे पास यहाँ पे फैक्टर्स भी लगे हुए हैं. सो वी नीड टू अकोमोडेट फॉर दीज फैक्टर्स एज वेल. यहां तक तो क्लियर हो गया. अब ये क्या कह रहा है? A rock of mass 180 kg moves along the line joining the centers of the two stars from star A towards star B. अच्छा, इसका मतलब है कि यहां से यहां पे जा रहा है. Use data from figure 1.2 to calculate the change in the kinetic energy of the rock. Okay. EK में changes चाहिए मुझे. When it moves from the point where x is equal to this to a point where x is equal to this. Okay. सबसे पहली चीज है कि हम लोग ये देखें ये है कौन से पॉइंट्स. सबसे पहले 0.1 वाला था. तो 0.1 तो स्ट्रेट अवे, ओ माय गॉड, मैं लेट्स यूज द रेड कलर ओवर हियर. ये वाला एक पॉइंट हो गया, यानी इधर से हमने मूव किया. और फिर कहां पे जा रहा है? फैक्टर्स भी देख लेते हैं. 10 raised to power 12 था. हाँ सही है, बिल्कुल सही किया. और फिर है हमारे पास 1.2. इसका मतलब है कि हम लोग यहां से होकर इधर तक जा रहे हैं. ये वाला एक हो गया पॉइंट. तो ये दो पॉइंट्स तो मैंने मार्क कर दिए इधर. ठीक है, यहां तक भी क्लियर हो गया. नेक्स्ट स्टेप में ये बोल रहा है योर टारगेट इज टू फाइंड द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. अच्छा, और ये यहां से लेकर यहां तक मूव कर रहा है. तो सबसे बड़ी बात ये है कि क्या हम लोग इसको ऐसे कह सकते हैं? इधर देखो, change in kinetic energy must be equal to change in phi m. अब मुझे बोलोगे कि सर phi m क्या होता है? तो phi m हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होता है. यानी इसका मतलब है कि चेंज इन GPE. सीधी सी बात है, चेंज इन GPE हो रहा है हमारे पास. ठीक है, अज्यूम, एक अजम्पशन भी है कि देयर आर नो लॉसेस. Assuming there is no loss of energy, यानी EK to GPE या GPE to EK हो रहा है. सबसे पहली चीज है. ओके, अब हमें इन दोनों के बीच का चेंज निकालना है. एक तरीका जो कि लॉन्गर मेथड है वो ये है कि आप एक काम करोगे, जरा सुनो इधर देखना. एक चेंज आप यहां से लेकर यहां तक का निकालोगे और फिर दूसरा चेंज आप निकालोगे यहां से लेकर यहां तक का और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे. ये वाला भी एक तरीका है, बल्कि मैथमेटिकली इट इज मच सिंपलर कि मैं एक काम करूं कि सिंपल एक काम कर लूं कि इधर से उठाकर एक चेंज निकालूं इधर तक का, इधर तक का. ये वाला बहुत फास्टर मेथड होगा. वी कैन डू दिस. या आप लॉन्गर मेथड करना चाह रहे हो तो 2 दफा करना पड़ेगा आपको. इसमें एक सिंगल ऑपरेशन में हो जाएगा. अब यहां पे तो phi में चेंज आ रहा है, मसला आ रहा है phi में चेंज, विच इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. मैं काम करूंगा चेंज निकाल कर, अगर मैंने उठाकर इसको मास से मल्टीप्लाई कर दिया
जो कि मेरे पास P का मास है, तो हमारे पास जो है वो निकल आएगी GPE निकल आएगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो वही करेंगे हम लोग। सो लेट्स डू इट। मास गिवन भी है हमारे पास। सो change in EK should be equal to m multiplied by change in phi. So m is 180 multiplied by change in phi should be equal to, हमारे पास आ रहा है, एक आ रहा है -14, इसको लिख लेते हैं -14, और फैक्टर में एंड में डालूंगा, और फिर हमारे पास आ रहा है -10। सो माइनस और ब्रैकेट्स में फिर -10 आ रहा है, और फिर इसमें पूरे का पूरे को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10⁻8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको। सही है, ये भी हो गया। सो लेट्स जस्ट पुल दिस ऑफ। ये पॉइंट नहीं है, बी केयरफुल। 1 मिनट, छोटी सी गलती हो रही है इधर। लेट मी जस्ट करेक्ट दिस मिस्टेक। ये गलती से इधर डेसिमल पॉइंट नजर आ रहा था यार। उमर, इसको कैलकुलेट करके दो, कितना आ रहा है चेंज इन ई के। चेंज इन ई के मेरे पास आ रहा है, नेगेटिव वैल्यू आ रही होगी, -7.2 इंटू 10⁻10 आ रहा होगा, लेकिन ये जूल्स में आंसर आ रहा है। तो चेंज मैं इधर पॉजिटिव में लिख रहा हूँ, तो 7.2 इंटू 10⁻10 जूल्स लिखे मैंने। अब ये जो चेंज आ रहा है, ये चेंज आ रहा था, जरा सुनो, समझने की कोशिश करना। देखो, ये चेंज मेरे पास जो आ रहा है, टेक्निकली दिस इज द चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी। अब एक दफा डायग्राम पे फिर से आ जाओ। पहले आप इधर थे, इसका मतलब है कि हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी पहले थी वो लेस नेगेटिव थी। नेगेटिव तो पहले ही थी, लेकिन लेस नेगेटिव थी। अब हमारे पास यहां से जब आप घूम फिर कर इधर पहुंचे, पहले इधर थे, अब आप इधर आ गए, तो इसका मतलब है कि मोर नेगेटिव हो गई। इसका मतलब है कि मोर नेगेटिव अगर हुई तो ये बाकी कहां चली गई, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई होगी। तो इसका मतलब है कि देयर इज एन इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, तो इसका मतलब है इंक्रीज इन केई होगा। ये मुश्किल सवाल था, अगर कोई सवाल है तो पूछ ले अभी राइट नाउ। सी द चैट फंक्शन, अगर कोई क्वेश्चंस आ रहे हैं। आप अगर चैट कर रहे हो तो आप उमर को मैसेज करोगे, क्योंकि मेरे पास टैबलेट है तो आई कैन नॉट रीड द चैट। कोई सवाल? ठीक है, आगे चलते हैं। क्या? आप जरा सुनो, दोबारा सुनो। इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, जरा सुनो, देखो, हमारे पास पहले पोटेंशियल एनर्जी लेस नेगेटिव थी, हाँ या ना? -10 पे थी या नहीं थी? बेटे, ठीक है। उसके बाद फिर घूम फिर के जब इधर आए तो ये और नेगेटिव नहीं हुई। तो इसका मतलब हुआ कि हमारे पास टेक्निकली डिक्रीज इन जीपीई हुई, हाँ या ना? तो फिर ये जो डिक्रीज हुई तो कहां गई? ये गई किसमें? केई में चली गई। सही है, ठीक है। ये ऐसे सवाल भी आते हैं। अच्छा, ये वाला पार्ट इसका रह गया। एट अ पॉइंट वेयर x इज इक्वल टू दिस, ओ माय गॉड। अच्छा, ये वाला कौन सा पॉइंट है? 0.1। ये दोबारा वहीं पे आ गए, कहानी घूम फिर के उधर ही आ गए वापस से। ओ माय गॉड, इसको स्ट्रोक इरेजर यूज करते हैं, सब चीजें मिटा देते हैं इसमें से। ठीक है, यहाँ पे वापस आ गए। तो 0.1 का मतलब है कि हम लोग दोबारा इधर खड़े हुए हैं। फिर इसने क्या बोला इधर? एट अ पॉइंट वेयर x is equal to 0.1 into 10 raised to power 12 meters, the speed of the rock is v. Okay. इस पॉइंट पर हमारे पास स्पीड प्रोवाइड की गई है v। ये बात भी हो गई। फिर क्या बोलता है? Determine the minimum speed v. My target is to find v such that the rock reaches the point where x is equal to this. Okay. यानी हमारा टारगेट कहां पर है? टारगेट है इधर। This is our target. हमें यहां पे पहुंचना है। वेल, सिंपल सी कहानी है कि भाई आपको एक वेल से निकलकर दूसरे वेल में जाना है। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मैंने एक काम किया कि मैं यहां से उठाकर इधर पहुंचा दूं, तो ऑटोमेटिकली मेरे पास जो है
दूसरे के वेल में खुद गिरेगा ये। यानी इसका कहने का मतलब है कि अगर मुझे यहां से चांद तक पहुंचना है तो आई एम गोइंग टू यूज अ रॉकेट। उस रॉकेट के अंदर इतना मुझे उसको स्पीड देनी है कि मैं मून की ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर एंटर हो जाऊं, समझ गए, उसके वेल के अंदर एंटर हो जाऊं। अब अगर उसके वेल तक मैं पहुंच कर एंटर हो गया, मैं खुद ब खुद उसकी तरफ जाऊंगा। तो इसका कहने का मतलब यह है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ इतनी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी जितनी रिक्वायर्ड है, और वो यहां से हम लोग निकाल सकते हैं। एक ये पॉइंट मैंने मार्क किया और एक ये वाला मैंने पॉइंट मार्क किया है। लेट मी जस्ट हाईलाइट दिस, थोड़ा सा इसको थिकर कर लेते हैं। एक ये वाला था और एक ये वाला था। इसका कहने का मतलब है कि अगर मैं सिर्फ ये वाला चेंज निकाल लूं, दैट इज मोर देन इनफ। यानी इसका मतलब है कि मैं सिर्फ ये वाली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल लूं, यानी चेंज इन phi m needed to reach द नेक्स्ट वेल। नेक्स्ट वेल इधर मैं समझाने के लिए लिख रहा था, लेकिन मैं लिख रहा हूं टू रीच x is equal to 1.2 into 10 raised to power 12 meters। तो ये हम लोग अभी निकाल लेते हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी, इसको लिखते हैं, चेंज इन फाई कितना हो जाएगा मेरे पास, मल्टीप्लाइड बाय क्या है, रॉक है, m है, m लिख लेते हैं इसको, और चेंज इन फाई ये हो गया। दिस शुड बी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। जाहिर सी बात है हाफ एम वी स्क्वायर क्या हो गया, तो इसका मतलब है क्योंकि हमें तो स्पीड निकालनी है तो ये एम एम कैंसिल आउट हो गया। इसका मतलब है कि वी डोंट इवन नीड द मास। सो चेंज इन फाई शुड बी इक्वल टू, इधर मुझे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। अब वैल्यू इधर होगी, एक आएगी मेरे पास ये हो जाएगा, आई थिंक ये वाली जो होगी -4.4, राइट। सो दिस इज गोइंग टू बी -4.4, और दूसरी कौन सी है, 10। सो इसका मतलब है कि हमारे पास ये हो जाएगा 10 माइनस 4.4, मैं माइनस साइन यूज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, और फिर मल्टीप्लाइड बाय इसके जो फैक्टर है वो कितना था, 10 रेज़ टू पावर 8। सो 10 रेज़ टू पावर 8 एंड दिस इज इक्वल टू हाफ v स्क्वायर। अब इसकी v की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो ये कितनी आ रही है उमर, निकालो इसको, 10 to power 8 निकालो, कितना आ रहा है ये, एक मिनट, ये थोड़ा सा 8 है ये, बी केयरफुल, कितना आ रहा है v, केयरफुली करना इसको। ये आ रहा है मेरे पास, गिव और टेक, दिस वैल्यू ऑफ v इज एक्चुअली इक्वल टू, एक मिनट यार, दिस वैल्यू ऑफ v इज एक्चुअली इक्वल टू, इसको मैं अगर राउंड ऑफ करता हूँ तो ये आ रहा है तकरीबन 33,000 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज गोइंग टू बी 33,000 मीटर पर सेकेंड। मैंने राउंड ऑफ करके दे दिया, जवाब हो गया। को वापस समझा दें कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कैसे, किसमें काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कैसे हुई पार्ट 2 के अंदर, वो वापस अच्छा समझा दें। एक मिनट, ये किसने पूछा है, जो भी है आई डोंट केयर, सवाल आया है ना, सवाल का जवाब देखो। सबसे पहली चीज है, ये वाला एक सवाल किसी ने मुझसे पूछा है कि सर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कैसे हुई। दोबारा देख लो इधर, दोबारा देखो इधर, इसको मैं मिटा रहा हूं दोबारा से, पिछले वाले सवाल पे फिर से गए। भाई शुरुआत हुई थी इधर से मेरे पास, अग्रीड। इधर अगर मैंने इस वैल्यू को -10 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8 को मल्टीप्लाइड बाय 160 कर दूंगा, 160 था या कितना था, 180 था, सॉरी एक मिनट, तो पेन बहुत थिक हुआ हुआ है। इसको 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब है कि मेरे पास यहां पर पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। ये बात समझ में आई। उसके बाद फिर हुआ क्या कि फाइनल पोजीशन पे मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी थोड़ी सी और कम हुई हुई है। एक चीज ये भी तो नोट करो कि यहां पे मेरे पास सारी वैल्यूज नेगेटिव हैं। मोर नेगेटिव, मोर नेगेटिव का मतलब है मोर लेस, मोर लेस हो गई। अगर मोर लेस हुई, वो भी कौन सी, जीपीई डिक्रीज हुई, तो इसका मतलब है कि कोई चीज तो बड़ी होगी। क्या चीज बड़ी होगी, केई बड़ी होगी मेरे पास। प्लीज टेल मी, जिन्होंने सवाल पूछा था उसको क्लियर हुआ। ओके बेटे, चलो भाई ये तो हो गया हमारे पास। अब एक लास्ट सवाल है बाइनरी स्टार का, वो भी करते हैं। मैं दोबारा ऊपर देख रहा हूँ, एक मिनट कर लेते हैं ये वाला भी सवाल। एक मिनट, बाइनरी स्टार का करवाऊं।
या ये तो फिर वही रिपीट हो गया, या ये वाला कर रहा हूँ, ये वाला भी आसान है, जीपीएस वाला भी आसान है। कौन सा? बाइनरी स्टार वाला, ओके। हाँ ये वाला, इसमें वो मसला आता है ना उसमें जीएमएम पे ऊपर, तो ये वाला करवा लेता हूँ, ये करते हैं अभी। 2 मिनट आप लोग पे पहले रीड कर लो, सैचुरेट योर माइंड एंड लेट मी जस्ट रिलैक्स फर्स्ट थोड़ी सी देर के लिए। सबसे पहले तो यार थैंक यू उमर फॉर कमिंग हियर ऑल द वे टू हेल्प मी आउट, ग्रेट किड। अच्छा ये कह रहा है बाइनरी स्टार कंसिस्ट ऑफ टू स्टार्स ए एंड बी that orbit one another as illustrated in figure 1.1। ओके, बाइनरी स्टार सिस्टम है, दो स्टार सिस्टम है, इसका मतलब है कि इनका एक सेंटर कॉमन होगा, ये सेंटर कॉमन है। The stars are in a circular orbits with the centers of both orbits at point P। ठीक है, इसका मतलब है कि ये पूरा घूमता हुआ यूं जा रहा होगा और ये हमारे पास यूं घूमता हुआ जा रहा है, खैर whatever this is, a distance d from the center of star A। Explain why the centripetal force acting on both stars has the same magnitude। Well, सबसे पहली चीज है हमारे पास ओमेगा या ओमेगा इज सेम, इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ पहले, एंगुलर वेलोसिटी इज सेम। एज अ स्टूडेंट अगर दिमाग में आता तो मैं पहले ये लिखता। दूसरी बात ये है इसका ये भी होगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स, एक में मेरे पास कोई चीज़ ऑन हुई है, ये क्या हो गया है इसमें, एआई गलती से ऑन था, गलती से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन था तो उसने ख़राब कर दिया इसको। मैंने पहला पॉइंट क्या बोला था कि ओमेगा इज सेम फॉर बोथ स्टार्स, ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरी बात ये है द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन बोथ साइड द सेम मैग्नीट्यूड, द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स is the same on both stars। Gravitational force is the same on both stars due to Newton's third law। भाई दोनों के ऊपर सेम ही हमारे पास सेंटर्स, एफ जी तो सेम ही होगा, तो इसका मतलब है कि वो भी सेम होगा हमारे पास, ठीक है, ये पॉइंट्स हो गए, मोर देन इनफ है। The period of the orbit of the stars about point P is 4 years। Your target is to calculate the angular speed omega of the stars। वो कॉमन है दोनों का, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई ओवर टी। अब सबसे पहले टी को टैकल आउट करना है, ईयर्स है तो 4 इंटू 365 डेज इंटू डेज हो गया, तो इसको मतलब करेंगे मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाइड बाय 3600 सेकंड्स, इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करना लाजमी है। सो दिस शुड बिकम ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय, ब्रैकेट्स में आ रहा होगा 4 इंटू 365 इंटू 24 इंटू 3600, और ये निकालो कितना आ रहा है, कितनी आ रही है कैलकुलेशन, ये आ रहा है, आपने इसको वो भी कर लिया, इसको डिवाइड भी कर लिया। सो ओमेगा मेरे पास आ रहा है गिव और टेक, इसको मैं कर रहा हूँ तकरीबन ये आ रहा है 4.98 इंटू 10⁻⁻8। सो 4.98 इंटू 10⁻⁻8 रैट पर सेकेंड, ये भी आ गया। इसको आप चाहो तो 5.0 भी लिख सकते हो। अच्छा फिर ये आ गया सवाल, अब असली सवाल शुरू हुआ। The separation of the centers of the stars is this। इसका मतलब है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस गिवन है, वो इस डायग्राम में भी गिवन है, ओके। फिर ये कह रहा है, और बी केयरफुल किलोमीटर्स में, the mass of the star A is ma, okay, mass of the star ma है, the mass of the star is whatever, इसका रेशियो गिवन है हमारे पास, यहां तक तो पहुंच गए। your target is to determine the distance d, okay। अब एक काम कर सकते हैं, सिंस इन दोनों पे एक चीज का तो फैक्ट है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स इधर होगी वही सेंट्रीपिटल फोर्स इधर भी होगी, सीधी सी बात है, यानी इसका एफसी इसके एफसी के बराबर होगा,
सिंपल एज दैट। तो एक काम तो पहले ये भी कर लेते हैं कि इस डिस्टेंस को भी मार्क कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2.8 इंटू 10⁸8 किलोमीटर्स माइनस डी कर लें इसको, ये भी कर सकते हैं हम लोग। यहाँ तक तो हो गया हमारे पास। अब ये डिस्टेंसेस मैंने कर लिए, पहले मैं इक्वेशन इधर ही लिखना चाह रहा हूँ। एफ सी ऑफ A should be equal to FC of B, ये भी हो गया। So FC of A would be actually equal to MR omega square, so MA, और इसका डिस्टेंस कितना आ रहा है D multiplied by omega square should be equal to MB, sorry mass of B multiplied by distance जो आ रहा है वो आ रहा है 2.8 into 10⁸8 minus D और मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर तो वैसे स्ट्रेट अवे कैंसिल आउट हो गया। और इसको आपको जो है ना, मैं इसको लेके जा रहा हूँ उस जगह पर, ताकि इसको हम लोग फर्दर उधर ही जाके टैकल आउट करें। ओ माय गॉड, स्क्वायर मिस हो जाएगा वरना। इसको मैंने किया कट, ये कट हमेशा के लिए इधर से कैसे कट हो गया? अच्छा ठीक है, कट ही किया था ना मैंने, तो दोबारा से इसको कट ही कर लेते हैं और इधर जाके पेस्ट कर लेते हैं। एंड आई थिंक वी हैव इनफ इंफॉर्मेशन टू सॉल्व दिस पार्ट। अब इसके अंदर ये हो जाएगा MA over MB should be equal to D over 2.8 into 10⁸8 minus D। इसके अंदर यूनिट भी किलोमीटर्स है, तो इसका मतलब है कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। So MA over MB is actually equal to 3, so ये हो जाएगा D over 2.8 into 10⁸8 minus D। इसको उठाकर हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा इसको अगर आप करोगे मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 2.8 into 10⁸8 minus D, and this is then multiplied by 3 is equal to D। सही है? I think that is pretty much it। तो इसको मल्टीप्लाई करो और देखो कि कितना आ रहा है D। D की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास? निकालो, डायरेक्ट आंसर आएगा, किलोमीटर्स में आएगा। सेवन इंटू 10 की पावर 7 7 into 10 की पावर 7 किलोमीटर्स। ये आगे हमारे पास वैल्यू, यानी 7.0 लिख लेते हैं इसको जस्ट इन केस। अच्छा, फिर ये कह रहा है use your answer in A2 and B1 to determine the mass MB of star B। तो इसका मतलब है कि हम लोग एक काम कर सकते हैं, G use your answer to A2, ये वाला सही भी किया था हमने, एक मिनट मुझे चेक करने दो। FC नहीं सही आ रहा है, एक मिनट, ये कितना आ रहा है, डिस्टेंस कितना आ रहा है? सही तो आ रहा है, सही आ रहा है, इट इज करेक्ट, कोई वर्किंग में मिस्टेक नहीं है, एवरीथिंग इज इन ऑर्डर, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास चल रहा है कि GM, एक मिनट, ये क्या कह रहा है, यूज योर आंसर इन A2। A2 कहाँ चला गया? A2 जो है वो ये रहा, दिस इज समथिंग वी नीड टू यूटिलाइज। सो ओमेगा इज इक्वल टू 4.98, मैं लिख भी देता हूँ। ओमेगा इज इक्वल टू 4.98 इंटू 10⁻, कितना था? 10⁻−8, यहाँ तक भी पहुँच गए। और फिर मेरे पास आ रहा है कि यूज योर आंसर इन A2 एंड B1। B1 कहाँ पर है? B1 ये रहा। टू डिटरमिन द मास MB ऑफ स्टार B, एक्सप्लेन योर वर्किंग। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अभी इसको करने के लिए हम लोग एक काम करेंगे कि मैं इसको MA लिख सकता हूँ और इसको मैं MB लिख रहा हूँ, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, अभी मैं एक काम कर रहा था, एक मिनट, एक स्टेप मैं खा गया, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, FG should be equal to FC, यूं भी कर सकते हैं। सो FG should be equal to GMA MB over the total distance between the two stars। The total distance I think is already given, 2.8 into 10⁸8 kilometers। 2 point, पता नहीं फिर निकल गया था, 2.8 into 10⁸8, 2.8 into 10⁸8 kilometers का स्क्वायर किया इधर,
और फिर हमारे पास आ रहा है, अब इसमें आंसर केजी में बोल रहा है तो इसका मतलब है कन्वर्जन करनी पड़ेगी इधर यहाँ पे, क्योंकि मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इसमें कन्वर्जन करनी पड़ेगी आपको। तो ये हो जाएगा किलोमीटर्स इंटू मीटर्स करना पड़ेगा, तो इंटू 10⁻³ का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू FC। अब मुझे निकालना है कौन सा, MB निकालना है, तो इसका मतलब है कि मैं MA और इसका डिस्टेंस कितना था, MA के साथ जो डिस्टेंस था वो D था, आई रिमेंबर इट, चेक कर लेते हैं दोबारा से। हाँ, A के साथ जो डिस्टेंस है वो D है, तो D की वैल्यू हमारे पास गिवन है, वी ऑलरेडी फाउंड इट। सो D इज एक्चुअली 7.0 into 10⁻⁷ and then multiplied by omega square. So omega square हो जाएगा 4.98 into 10⁻⁻8 का square. तो इसका मतलब है कि इसमें से मेरे पास strategically MA cancel out हो गया, and we can easily find MB from this part. So MB should be equal to, oh my God, कितनी सारी calculation है, 7.0. किलोमीटर में। अच्छा, ये भी एक मेरे से छोटी सी मिस्टेक होने वाली थी कि ये वाला जो आंसर था ये किलोमीटर्स में था, तो इसको भी मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ कर दो ताकि मीटर्स में चला जाए। अब सही आएगा, एक मिनट मुझे देखने दो। सो 7.0 into 10⁻⁷ into 10⁻³ multiplied by 4.98 into 10⁻⁻8 का स्क्वायर, और फिर मल्टीप्लाइड बाय ये हो जाएगा पूरा का पूरा 2.8 into 10⁻8 into 10⁻³ का होल स्क्वायर, and this entire value is then divided by 6.67 into 10⁻⁻11. करो इसको कैलकुलेट यार। अब मेरे पास जो वैल्यू आ रही है आफ्टर दिस पुलिंग ऑफ दिस कैलकुलेशन, you have to do it twice at least, and it's a reasonable answer. So 2.04 into 10⁻29 kg is the answer that I'm getting. So there you have it, guys. So this question is done, and I think this is pretty much it. अगर कोई सवाल है तो पूछ लो, फिर हम लोग नेक्स्ट टाइम फिर कभी रखेंगे, कल तो हमारी है ही क्लास। जी बेटे ऑफ कर दो दस रिकॉर्डिंग, और any words that you want to ask, right? Yes guys, any questions? I don't think so. अगर है मैं भी ऑनलाइन ही हूँ, मैं एक मिनट अपनी भी स्टॉप कर लूँ रिकॉर्डिंग इधर से।